फंक्शनल ट्रेनिंग एंड बियॉन्ड पढ़ने से आप क्या सीखेंगे? कार्यात्मक प्रशिक्षण की व्यापक समझ और शारीरिक कार्यक्षमता और अनुकूलनशीलता को बढ़ाने में इसका महत्व, विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों की खोज और प्रदर्शन पर उनका प्रभाव, प्रभावी वर्कआउट डिजाइन करने और प्रशिक्षण दिनचर्या की संरचना पर मार्गदर्शन, फंक्शनल ट्रेनिंग एंड बियॉन्ड फिटनेस पर एक नया नजरिया पेश करता है, जिसमें सौंदर्य से ज्यादा कार्यक्षमता पर जोर दिया गया है। एडम सिनिकी ने पाठकों को कम झात फिटनेस विषयों की एक श्रृंखला से परिचित कराने और आंदोलन के विकास और दैनिक व्यावहारिकता पर उनके गहन प्रभाव को बताने का एक शानदार काम किया है। मूलतः यह पुस्तक उन लोगों के लिए विशेषज्ञता की मानसिकता से हटने की वकालत करती है जो ओलंपिक एथलीट बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तथा इसके स्थान पर एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करती है तथा व्यक्तियों को फिटनेस प्रथाओं की विविधता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं इस पुस्तक की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जिम संस्कृति में डूबे हुए हैं, क्योंकि यह शारीरिक विकास के बारे में अधिक व्यापक समझ प्रदान करती है। जब लोग किसी खास फिटनेस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे अन्य फिटनेस आवश्यकताओं की कीमत पर ऐसा कर सकते हैं। जैसे जैसे वे अपने चुने हुए खेल या कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने चुने हुए शौक में समय लगाते हैं और समुदाय का हिस्सा बनते हैं, वे एक आदिवासी मानसिकता अपना सकते हैं। वे अन्य सभी की कीमत पर अपने विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की लालसा कर सकते हैं। प्रशिक्षण के वर्तमान दृष्टिकोण के साथ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि यह बहुत आदिवासी है। प्रशिक्षण के प्रत्येक दृष्टिकोण के अपने कट्टर प्रशंसक हैं जो आपको बताएंगे कि उनका तरीका बाकी सभी से बेहतर है। खुद को प्रशिक्षण के एक ही रूप तक सीमित रखना अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक है। प्रशिक्षण की हर प्रणाली में कुछ न कुछ देने को होता है। इसी तरह प्रशिक्षण की कोई एक शैली नहीं है जो संभवतः फिटनेस के सभी पहलुओं को कवर कर सके। सच्ची कार्यक्षमता बहुमुखी प्रतिभा और विविधता से आती है। यह किसी भी स्थिति में कामयाब होने में सक्षम होने से आती है। इसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपने मस्तिष्क और शरीर के हर पहलू को उन्नत करके आप अपने लिए उपलब्ध संभावनाओं की संख्या बढ़ाते हैं। सौंदर्य बोध के लिए प्रशिक्षण कार्यात्मकता के लिए प्रशिक्षण के समान नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हरफनमौला होना बेहतर है। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए हर शारीरिक और संज्ञानात्मक विशेषता में अत्यधिक सक्षम होना। आप ओलंपिक के दावेदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप लगभग हर चीज में 99.9% आबादी से बेहतर हो सकते हैं। चूंकि डोपामाइन ध्यान और फोकस को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, इसलिए यह प्रभाव सामान्य प्रेरणा, जागरूकता और मस्तिष्क के कार्य में भी शामिल होता है। कम कार्यात्मक होने से आपके विकास के अवसर कम हो जाते हैं। जब आपके पास कम विकल्प होने के कारण आपको वह जानकारी मिलना बंद हो जाती है, तो आप अंततः संबंधित तंत्रिका मार्गों को नष्ट कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, आप उस प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक को प्राप्त करने की क्षमता खो देते हैं, भले ही वह उपलब्ध हो। यह न केवल हमें गलत तरीके से चलने का कारण बनता है, बल्कि यह मस्तिष्क में आने वाली जानकारी की मात्रा को भी कम करता है। संवेदी जानकारी का नुकसान मनोभ्रंश से भी जुड़ा हो सकता है। हमने अपने पर्यावरण को सुविधाजनक और नेविगेट करने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया है, जिसका अर्थ है कि हमारी अनुकूलनशील प्रकृति विकसित होने के बजाय पीछे हट जाएगी। यह जंगल में नेविगेट करने और लगातार समस्या समाधान करने जैसा नहीं है। विडंबना यह है कि अपने पर्यावरण को विकसित करके हम कम विकसित हो गए हैं। आपकी वर्तमान क्षमताएं ही आपकी क्षमता और आपके लिए उपलब्ध संभावनाओं पर सीमा लगाती हैं। हमेशा वही करो जो तुम हमेशा से करते आए हो, और तुम्हें हमेशा वही मिलेगा जो तुम्हें हमेशा से मिला है। विशिष्ट कौशल में सुधार करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक SAID सिद्धांत का उपयोग करना है। थोपी गई मांगों के लिए विशिष्ट अनुकूलन, किसी दिए गए इवेंट की मांग के लिए प्रशिक्षण। इसमें वह प्रशिक्षण शामिल है जो कौशल के अभ्यास को पूरक कर सकता है,
लेकिन चोट से बचने के लिए पूर्व आवाज भी शामिल है। कार्यात्मक प्रशिक्षण में 7 मौलिक गतिविधियां शामिल हैं: धकेलना, खींचो, फूहड़, झपट्टा, झुकना, मोड़, चाल। हालांकि यह सूची मानव गति का वर्णन करने में व्यापक नहीं है। उदाहरण के लिए, इसमें गति के विभिन्न तल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक और इन आंदोलनों की विविधताएं और व्युत्पन्न शामिल नहीं हैं। इन आंदोलनों को संयोजित करने और उनके बीच स्वतंत्र रूप से घूमने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कई प्रशिक्षण प्रणालियां इनमें से कुछ गतिविधियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करती हैं, जिनमें केटलबेल प्रशिक्षण, कैलिस्थेनिक्स, पार्कोर, फ्री रनिंग, एक्सेमे, एनिमल फ्लो, मूवनेट, जिम्नास्टिक और शक्ति प्रशिक्षण शामिल हैं। फिर कार्यात्मक प्रशिक्षण ही है जो मानव गति पैटर्न को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए आंदोलनों का उद्देश्यपूर्ण परिचय है। इसलिए अगर हम शुरुआत में सही गति पैटर्न चुनते हैं तो हमें सुधारात्मक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कार्यात्मक प्रशिक्षण का अर्थ जीवन या विशिष्ट खेलों और गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्यों के लिए प्रशिक्षण है, तो सुपर फंक्शनल का अर्थ है आपसे अपेक्षित से अधिक कार्य करने के लिए प्रशिक्षण। जिस प्रकार एमएमए लड़ाकू किसी भी और सभी मार्शल आर्ट से सबसे उपयोगी चालों को चुनता है, उसी प्रकार हम भी शारीरिक प्रशिक्षण की विभिन्न शैलियों से सर्वोत्तम चालों और रणनीतियों को चुन सकते हैं। ब्रूस ली ने पुनः कहा, जो उपयोगी है उसे ग्रहण करो, जो बेकार है उसे त्याग दो, तथा जो अनिवार्यतः तुम्हारा अपना है उसे जोड़ो। क्षमता वृक्ष। हम इच्छित लक्ष्य के लिए सर्वोत्तम व्यायाम का चयन कैसे करें? एटीएसपी पदानुक्रम, विशिष्ट भौतिक गुण, गुण और तकनीक दक्षताएं। कौशल, वह घटक जो तकनीक पर निर्भर करता है। लक्षण, ये बल गुणक हैं जो एक सुसंगत इनपुट से आउटपुट को बढ़ाते हैं। लक्षणों को अलग करके और विशेष रूप से प्रशिक्षित करके हम चुनौती को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार अधिक गहन अनुकूलन को प्रेरित कर सकते हैं। विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं, ये गुणों का आधार है और किसी व्यक्ति की जीव विज्ञान से संबंधित हैं। वे ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम सही अभ्यासों के साथ विशेष रूप से लक्षित कर सकते हैं। वे उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और इसलिए वे अभ्यास और प्रोग्रामिंग जो सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करेंगे। बेसबॉल उदाहरण। कौशल, बेसबॉल स्विंग विशेषताएं। बेसबॉल स्विंग से संबंधित चीजें: विस्फोटक घूर्णन शक्ति, सटीक मोटर नियंत्रण, हाथ आंख समन्वय, धैर्य। विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं। किसी व्यक्ति में विस्फोटक घूर्णन शक्ति होती है, उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है, धड़ में तीव्र संकुचन तंतुओं का उच्च घनत्व, विशेष रूप से तिरछे सेरेटस और पूर्ववर्ती रोम्बॉइड्स में स्थित, अंतर और अंतःपेशीय समन्वय का उच्च स्तर, जिसका अर्थ है कि वे इस विस्फोटक शक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम किसी भी खेल को उसके विशिष्ट कौशल, अंतर्निहित विशेषताओं और विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं में विभाजित करने के लिए एटीएसपी प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इच्छित खेल का ज्ञान आवश्यक है ताकि आप जान सकें कि इसे किस में विभाजित करना है। अनिवार्य रूप से पहले एक लक्ष्य चुनकर आप प्रशिक्षण के सर्वोत्तम रूपों को खोजने के लिए पीछे की ओर काम कर सकते हैं। एक समय ऐसा आता है जब लाभ कम होने लगता है। क्या 200 किलो वजन उठाने में सक्षम होना 180 किलो वजन उठाने में सक्षम होने से ज्यादा उपयोगी है? रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करना कब जरूरी होता है? आंदोलन में शामिल होने का इरादा मस्तिष्क के पश्च पार्श्विका प्रांतस्था में होता है। यहां से बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रम जैसे अन्य मस्तिष्क क्षेत्र शामिल होते हैं। बेसल गैंग्लिया कार्रवाई चयन में एक भूमिका निभाते हैं, जो आपको उस इरादे के लिए प्रतिबद्ध होने में मदद करते हैं। सेरेब्रम आपकी इंद्रियों से जानकारी को ध्यान में रखता है। आप अंतरिक्ष में कहाँ हैं, आपका अभिविन्यास और आपका संतुलन। वह जानकारी फिर प्रीमोटर कॉर्टेक्स को रिले की जाती है, जो तदनुसार आंदोलन को परिष्कृत करती है। इस बीच सेरिबैलम मांसपेशियों प्रोप्रियोसेप्शन से फीडबैक का उपयोग करके आंदोलन के दौरान संतुलन और समन्वय प्रदान करने में सहायता करता है। बाइसेप में मांसपेशियों की लंबाई और तनाव को संबोधित करके
मांसपेशियों में सेंसर का उपयोग करके, जिन्हें मांसपेशी स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन कहा जाता है, शरीर को पता चलता है कि डंबल कितना भारी है और कितना बल लगाना है। हम इस जानकारी का उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि हमारे बाइसेप को कितना मजबूत संकेत चाहिए। इसके बिना हम बस आगे निकल सकते हैं, अपने चेहरे पर मुक्का मार सकते हैं और अपने दांत तोड़ सकते हैं। सेरिबैलम समय में भी भूमिका निभाता है, जो एथलेटिक प्रदर्शन का अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। पूरक मोटर कॉर्टेक्स भी अधिक जटिल आंदोलनों में सहायता करने के लिए काम करता है, खासकर उन आंदोलनों में जिनमें दोनों हाथ शामिल होते हैं। हम अपनी प्रक्रियात्मक स्मृति का भी उपयोग करते हैं, इन और अन्य मस्तिष्क क्षेत्रों में संग्रहीत हजारों पिछले बाइसेप कर्ल की याददाश्त। हालांकि मुख्य क्रिया मोटर कॉर्टेक्स से ही आती है, जिसे आप शाब्दिक रूप से प्राइम मूवर कह सकते हैं। मस्तिष्क के इस हिस्से में न्यूरॉन्स, जिन्हें मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, होते हैं, जो शरीर के विशेष बिंदुओं के अनुरूप होते हैं, जैसे कि एक छोटा सा नक्शा। बाइसेप कर्ल में शरीर के कई अंग शामिल होते हैं। बाइसेप तो दिया ही जाता है, लेकिन हमें सीधे खड़े रहने के लिए अग्र बाहु, अंगुलियों और यहां तक कि पैरों और कोर को भी शामिल करना पड़ता है। ये संकेत अपने अपने मोटर न्यूरॉन्स के अक्षतंतुओं, पूंछ के साथ रीढ़ की हड्डी तक जाते हैं। फिर वे तंत्रिका आवेगों के रूप में रीढ़ की हड्डी से होते हुए संबंधित मांसपेशियों तक जाते हैं। वहां से वे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पार कूदकर मांसपेशियों की कोशिकाओं पर कार्य करते हैं। मांसपेशी फाइबर व्यक्तिगत मांसपेशी कोशिकाएं मायोसाइट्स हैं, जो सिकुड़ने के लिए आवश्यक उत्तेजना प्राप्त करने के बाद खुद को ढाने की क्षमता रखती हैं। मांसपेशी कोशिकाएं हजारों रॉड जैसे मायोफिब्रिल्स से बनी होती हैं, जो मायोसिन फिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स से बनी होती हैं। दूरबीन की बाहरी और भीतरी नलिकाएं एक रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिन के अंदर खींचे जाते हैं, जिससे मायोफिब्रिल्स की लंबाई कम हो जाती है। जब यह बड़े पैमाने पर होता है, तो यह पूरी मांसपेशी को सिकुड़ने और छोटा करने के लिए पर्याप्त होता है। मायोफिब्रिल्स के बंडलों को सार्कोमेरेस कहा जाता है। हर मांसपेशी सैकड़ों हजारों छोटे मांसपेशी तंतुओं से बनी होती है, लेकिन इन्हें मोटर इकाइयों नामक समूहों में एकत्र किया जाता है। प्रत्येक मोटर इकाई को एक एकल तंत्रिका द्वारा नियंत्रित, संक्रमित किया जाता है, जिसे बदले में मोटर कॉर्टेक्स में एक एकल मोटर न्यूरॉन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब है कि एक तंत्रिका किसी एकल मांसपेशी कोशिका को सिकुड़ने का कारण नहीं बन सकती, बल्कि यह पूरे समूह को नियंत्रित करेगी। मोटर इकाई, ये संकेत बाइनरी हैं, यानी मोटर इकाई या तो सिकुड़ती है या नहीं। उस अंत तक हमारे मोटर न्यूरॉन्स में एक उत्तेजना सीमा होती है। उदाहरण के लिए, यदि पास का एक न्यूरॉन दूसरे को उत्तेजित करता है, तो यह सिग्नल को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना संवेदनशील है। इस प्रकार आपके बाइसेप को भेजे जाने वाले सिग्नल की ताकत के आधार पर व्यक्तिपरक रूप से प्रयास के रूप में माना जाता है। यह निर्धारित करता है कि आप कर्ल को पूरा करने के लिए अपनी मोटर इकाइयों के अधिक या कम अनुपात को भर्ती करते हैं या नहीं। एक मांसपेशी कोशिका का एकल संकुचन, जिसे चिकोटी संकुचन कहा जाता है, लगभग 100 मिलीसेकंड तक रहता है, जिसके पहले 10 मिलीसेकंड का सुप्त काल होता है और उसके बाद 60 मिलीसेकंड का विश्राम चरण होता है। निरंतर संकुचन मांसपेशियों में एक के बाद एक होने वाले कई झटकेदार संकुचनों के परिणाम स्वरूप होता है। जिस अनुभूति को आप निरंतर तनाव के रूप में समझते हैं, वह वास्तव में एक तेज और निरंतर धड़कन है, जो डंबल को नीचे उतरने से रोकती है। टेटैनिक संकुचन कहे जाने वाले इस घटना से स्पष्ट होता है कि किसी भारी वस्तु को स्थिर करने का प्रयास करते समय आपको मांसपेशियों में हल्का कंपन क्यों महसूस हो सकता है। हम वास्तव में किसी भी समय अपनी अव्यक्त शक्ति का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। यह तब भी सच है जब आप एक बार में अपना अधिकतम वजन उठाने का प्रयास कर रहे हों। आमतौर पर औसत व्यक्ति के लिए लगभग 30% का अनुमान लगाया जाता है। यह सीमा उच्च प्रशिक्षित एथलीटों के लिए 50% तक बढ़ सकती है। प्रशिक्षण मांसपेशियों के भीतर
एंड्रोजन रिसेप्टर्स की अभिव्यक्ति को बढ़ाता है, जिससे वे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन जैसे एनाबॉलिक हार्मोन के प्रति अधिक अनुकूल हो जाते हैं। पर्याप्त उत्तेजना के माध्यम से उपग्रह कोशिकाओं को मांसपेशी कोशिकाओं पर चढ़ाया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है और बाद में वृद्धि के लिए मांसपेशियों की क्षमता को मजबूत करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मांसपेशी कोशिकाओं में कई नाभिक हो सकते हैं। चूंकि नाभिक में डीएनए होता है, इसलिए वे विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर भी मायोन्यूक्लियस एक सीमित मायोन्यूक्लियस डोमेन प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे मांसपेशी कोशिका का आकार बढ़ता है, क्षेत्र की प्रभावी रूप से देखरेख करने और आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण प्रदान करने के लिए नाभिक की अधिक संख्या आवश्यक हो जाती है। इसके अलावा अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मायोन्यूक्लियस प्रशिक्षण के बाद भी बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि इन परिवर्तनों की संभावित स्थायित्व